गुड इवनिंग साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है हमारा, वो कोलकाता रेप केस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे और इस पे विचार भी करेंगे। हम लोग विचार ये करेंगे कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, क्या वो समाज आज के डेट में रहने लायक बन गया है, या बन रहा है, या कब बनेगा। इस पे विचार करने लायक एक और बात है कि जो घटना हमारे आसपास घटित हो रही है, तो क्या ये ऑल ऑफ सडन घटित हो गई है, या कुछ चैन ऑफ सीरीज के माध्यम से ये घटी है। क्या इस घटना को घटने में कुछ हमारी गलती है, क्या समाज की गलती है, या किसी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया है, जो ऊपर के पोस्ट पे हैं उनकी गलती है। तो बात करते हैं कोलकाता रेप केस की। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 8-9 अगस्त की रात में ये घटना घटित हुई है, जिसको डिफरेंट ऑफ न्यूज़पेपर ने कवर किया है अपने फ्रंट पेज पे। बताया जा रहा है इसमें जो मेन एग्जीक्यूट है, जो मेन आरोपी है, उसके बारे में संजय रॉय। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि संजय रॉय का इतिहास क्या रहा है। इस बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि संजय रॉय को उस हॉस्पिटल का एक्सेस कैसे इतने इजीली मिल गया, जिस हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर की हत्या हुई और उसके साथ ऐसा ऐसा काम हुआ। उससे पहले हम इस एडॉप्सी रिपोर्ट पे एक नज़र डालते हैं कि जिस तरह से ये हत्या की गई है, क्या वो किसी इंसान का काम है या किसी जानवर का काम है। तो इसमें लिखा गया है डॉक्टर के थ्रू कि दोनों आंख से ब्लीडिंग हो रही थी, मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी, दोनों हाथ टूटे हुए थे, और गले को इतना जोर से दबाया गया था कि गले की जो ये नली होती है वो भी टूट गई थी। तो क्या हम किस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह के नरभक्षी इंसान रहते हैं? क्या इस पे हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है? क्या इस पे आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? उसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि संजय रॉय आखिर था क्या, कौन था जिसे कॉलेज के कैंपस के अंदर इतनी ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। तो बात करते हैं अगर संजय रॉय के ऊपर, तो संजय रॉय 2019 के अंदर कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर ग्रुप में शामिल हुआ था। सिविक वॉलंटियर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिस समय अगर मैन पावर की कमी होती है, तो उस समय उसे हायर किया जाता है और उस काम के लिए उसे पैसा दिया जाता है। पैसा कुछ 12-15 हज़ार के आसपास होता है। इसी क्रम में जब उसकी पोस्टिंग हुई थी तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में था। फिर उसने अपनी पोस्टिंग वेलफेयर ग्रुप में करा ली। वेलफेयर ग्रुप में पोस्टिंग कराने से बेनिफिट ये होता है कि आप हॉस्पिटल जैसे जगह पे चले जाते हैं, और ये उसी जगह पे जाना चाहता था। जाने का इसका मेन मकसद ये था कि हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है उसको बेड दिलवाना, या पेशेंट है उसको बहुत इजीली डॉक्टर से दिखवा देना, और उसमें ये उससे पैसा लेता था। तो उसकी कमाई बहुत अच्छी खासी चल रही थी। उसके साथ साथ इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उसके साथ भी इसकी बहुत अच्छी साठगांठ थी। बताया जा रहा है कि ये अपने पारिवारिक जीवन में, इसकी एक माँ है, एक बहन है, एक पहली पत्नी थी जिसके साथ इसका डिवोर्स हो चुका था। फिर 2021 के अंदर इसने दूसरी शादी की और वो प्रेग्नेंट थी उस समय इसका डिवोर्स हुआ। इन लास्ट वो मर जाती है क्योंकि उसके साथ भी ये मारपीट करता है। तो जिस क्रिमिनल की हम बात कर रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री रही है। जब उसने पहली पत्नी के साथ डिवोर्स लिया, जब उसने दूसरी पत्नी के साथ मारपीट की, अगर उस समय पे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे पुलिस विभाग के द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता, तो शायद ये घटना आज नहीं घटित होती। तो इस घटना के अपडेट पे एक नज़र डालते हुए देखते हैं कि 8-9 अगस्त को ये घटना घटित होती है। 9 अगस्त के आसपास ही, मतलब 24 घंटे के अंदर ही, जो मेन क्रिमिनल होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। 13 अगस्त को ये केस हाईकोर्ट के थ्रू सीबीआई को सौंप दिया जाता है, और 2 सितंबर को इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, उसके साथ एक एसएचओ को भी गिरफ्तार किया जाता है। हाई कोर्ट ने जब ये केस सीबीआई को सौंपा था तो पुलिस को कहा था कि इस 30 साल के करियर में मैंने इतना लापरवाही का केस कभी नहीं देखा। दैट सेंस कि इसमें पुलिस को फटकार लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि आप इतने भी लापरवाह मत हो जाइए। इसके साथ हम अगर दूसरी साइड पे चलते हैं तो देखते हैं कि इस कॉलेज का जो इतिहास रहा है, ये इस कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी अगर बारीकी से जांच की जाती तो शायद ये सारी घटनाएं, या जो हम आज के डेट में घटना देख रहे हैं, ये घटना घटित नहीं होती। तो बात करते हैं 2011 में अरिजीत दत्ता। इनकी भी मौत एक सस्पिशियस कंडीशन में हो गई थी। जिस रस्सी से ये लटके मिले थे, पुलिस ने कहा था और बाद में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को कवर किया था कि उतनी पतली रस्सी से कोई इंसान अपने आप को फांसी लगा ही नहीं सकता है। दूसरा, 2003 के अंदर एक स्टूडेंट का सुसाइड होता है। 2016 के अंदर गौतम पाल का सुसाइड होता है। उसके साथ साथ एक ट्रेनी डॉक्टर 2023 में ऐसा ऐसा बताया जाता है कि दवाई के ओवरडोज की वजह से वो मर गई है। तो आप देख सकते हैं 2001 से लेकर के 2024 तक लगभग 20, 22, 23 सालों तक
ऐसा इस कॉलेज में होता रहा है और किसी ने इस पर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की और शायद ना ही संज्ञान लेने की जरूरत को समझा। इसका रीजन बहुत आम है। हम जानते हैं कि आजकल हमारा झुकाव अगर किसी पार्टी के तरफ है तो उस पार्टी से शायद हमें बेनिफिट हो रहा हो, पर हम इस देश के सभी नागरिकों को ये कहना चाहते हैं कि तटस्थ रह के देखिए और सोचिए कि जिस चीज के बेनिफिट के लिए अगर हम किसी का सपोर्ट ले रहे हैं तो क्या वो बेनिफिट किसी को नुकसान पहुंचा के हमको मिल रहा है, तो ऐसा बेनिफिट आपका किसी काम का नहीं है। अगर हम सामाजिक हैं तो हमें सामाजिकता का परिचय भी देना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ममता बनर्जी, संदीप घोष और संदीप रॉय, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो ऐसा माना जाता है कि संदीप घोष से इस घटना के बाद इस्तीफे की मांग की गई, उन्होंने इस्तीफा भी दिया, बट उनके इस्तीफा को प्रमोशन बना दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर कोई इंसान इस्तीफा देता है तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप उसे एक्सेप्ट करिए या तो उसे आप रिजेक्ट करिए। बट यहाँ पे उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जो रैंक के मामले में आरजेकर कॉलेज से भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि संदीप घोष की जो पोस्टिंग 2021 में इस कॉलेज में हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एलिगेशन लगते आए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग से लेकर के पोर्नोग्राफी तक का कंटेंट यहाँ पे बनाया जाता था। 2001 के अंदर एक ऐसा ही मामला जब यहाँ पे आया था, उस समय पुलिस को ट्राइपॉड, रिंग लाइट ऐसी चीजें मिली थी। आज के समय पे ये आम बात है, बट 2001 में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को इंडिकेट करता है। उसके बाद हम जानते हैं कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर के क्या किया। तो ममता बनर्जी ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक अपने यहाँ पारित किया है, जिसमें उन्होंने दो तीन चीजों में संशोधन किया है कि अगर कोई बलात्कार करके हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। बलात्कार के अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा बिना पेरोल के। पेरोल एक ऐसी चीज होती है जो आपको टाइम टू टाइम जेल से बाहर आप आ सकते हैं, फिर जितने दिन के लिए बाहर आएंगे फिर उतना दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद इस मामले की जांच जो पहले 2 माह में की जाती थी, अब उसे 21 दिन में ही पूरा कर लिया जाएगा। अब बात आती है कि क्या बंगाल में संविधान के में जो वर्णित है क्या उसी के हिसाब से शासन चल रहा है, और आगे इसमें क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्विटर हैंडल पे इस चीज को शेयर किया है और कहा है इनफ इज इनफ, दैट सेंस कि अब बहुत हो चुका महिलाओं के साथ वायलेंस, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाएगा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यपाल के थ्रू गुजरती है। तो आर्टिकल 355 एंड आर्टिकल 356, ये दो जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के थ्रू राज्यपाल ये बताता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसमें अशांति है या फिर वो रूल और रेगुलेशन के साथ नहीं चल रहा है, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 356 का यूज करते हैं और राष्ट्र का जो बागडोर है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। तो हम लोग इस जानने जानने में इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे के पार्ट को हम लोग बनाएंगे कि इस केस में आखिर प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है। लेकिन आप लोग से गुजारिश है, अगर आप अपने आसपास कभी भी किसी चीज को गलत होते हुए देखें तो उसे आर्ट्स कैंपस के ट्विटर हैंडल पे या इंस्टाग्राम पे शेयर करें। और एक मुहिम के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इस मुहिम का नाम होगा रोको और टोको। अगर आप अपने आसपास कहीं कुछ गलत होते देखते हैं तो आप उसे रोकिए, टोकिए, ताकि भविष्य में कुछ बड़ी घटनाएं नहीं घटित हो। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।